हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुचेन अपनी टीम के साथ सुप्रीम लॉर्ड के उस पोर्टल के अंदर चला गया था और उस पोर्टल ने सभी लोगों को उनके पावर लेवल के हिसाब के मुताबिक अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट किया था। जहां वुचेन अपनी टीम से लगे फ्लेम लावा वाली जगह पे टेलीपोर्ट हुआ था, पर वुचेन के पीछे पीछे बाइडॉग भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसने अचानक ही वहाँ पे आते हुए वुचेन के ऊपर हमला भी कर दिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइडॉग एक डेविल स्माइल करते हुए वुचेन से कहते हैं, लड़के तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है जो तुम यहाँ पे मेरे साथ टेलीपोर्ट हुए हो। आप बस चुपचाप अपनी ये लाइफ मेरे हवाले कर दो, इससे मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा, वरना तो मैं तुम्हें यहाँ पे तड़पा तड़पा के बहुत ही बुरी मौत दूंगा। बाइडोंग की ये बात सुनकर वुचेन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है, यंग मास्टर बाइडोंग, तो आप कैसे मेरी लाइफ लेना चाहेंगे? जिसपे बाइडोंग वुचेन से कहता है कि ये तुम्हें अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। जिसमें वुचेन अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए बाइडोंग से कहता है, पर मुझे तो अभी ये जानना है। और ये कहते हुए वुचेन ने अचानक ही वहाँ पे यंग मास्टर बाइडोंग के ऊपर हमला कर दिया था। और वुचेन का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि उसे देखकर बेचारा बाइडोंग भी वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। पर अभी बेचारा बाइडोंग वुचेन के पहले वाले हमले के सदमे से बाहर आ पाता उससे पहले ही वुचेन आगे बढ़ते हुए दोबारा उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे एक पंच मार देता है। और वुचेन का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे वो बाइडोंग को लगता है तो बाइडोंग भी वहाँ से खिसकते हुए काफी पीछे चला जाता है। इवन अगर बाइडोंग के सोल्जर्स उसे वहाँ पे ना बचाते तो अब तक शायद वो नीचे लावा में गिर चुका होता। वहीं वुचेन को अपनी यंग मास्टर के ऊपर इस तरह से अटैक करते हुए देखकर उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अचानक ही वो भी वहाँ पे वुचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वुचेन टाइम रहते ही उसके हमले से बचते हुए वहाँ से थोड़ा पीछे आ जाता है, जो देखकर यंग मास्टर बाइडोंग गुस्से से चलाते हुए अपने एल्डर से कहता है, एल्डर क्यों इस लड़के को पकड़कर मेरे पास ले आइए, ऐसे मैं अपने हाथों से तड़पा तड़पा के मारूंगा। यंग मास्टर बाइडोंग कैसे कहते ही उसके सोल्जर्स ने वहाँ पे वुचेन को चारों तरफ से घेर लिया था। और एल्डर क्यू भी वहाँ पे वुचेन के सामने आते हुए उससे कहता है, लड़के तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो, जो तुमने यहाँ पे अकेले होते हुए भी हमारे यंग मास्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश की। तुम इतनी यंग एज में ये सब कर रहे हो, इसके तो सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है या फिर तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो। जिसमें वुचेन भी स्माइल करते हुए एल्डर क्यू से कहता है कि आप यहाँ पे मेरी जान लेने के लिए आए हैं, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या मैं यहाँ पे चाय के साथ आपका वेलकम करूंगा कि प्लीज आइए और मेरी जान ले लीजिए। ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पे फाइट बैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वुचेन की ये सारी बातें सुनकर एल्डर क्यू को वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कॉल टून में वुचेन से कहते हैं, लड़के आज तुम्हारी ये तेज जबान तुम्हें नहीं बचाने वाली। पिछली बार तो तुम किसी तरह से हमारे हमले से बचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अफसोस इस बार तुम्हारा सामना मेरे साथ हो रहा है, इसलिए अब की बार तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। और ये कहकर एल्डर क्यू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल स्पीयर को समन करने लगे थे। वहीं एल्डर क्यू के लास्ट वाले हमले के बारे में सुनकर वुचेन की नजर भी अचानक वहाँ पे एल्डर क्यू की स्पीयर के ऊपर पड़ती है, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा डीमन ड्रैगन पैलेस के वॉरियर्स इस्तेमाल कर रहे थे। और वो सब याद करके वुचेन एल्डर क्यू से कहता है, तो लास्ट टाइम जो हमारे ऊपर हमला हुआ था वो असल में तुम लोगों ने करवाया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि व्हाइट ड्रैगन सिटी की रॉयल फैमिली असल में डीमन ड्रैगन पैलेस के साथ मिली हुई है। वुचेन की ये बात सुनकर एल्डर क्यू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, लड़के मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग वाकई काफी ज्यादा तेज है, तुमने सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमारे बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा लिया। पर अफसोस अब तुम ये सब जानते हुए भी हमारा क्या बेकार लोगे, क्योंकि आज तो तुम यहाँ पे हमारे हाथों से मरने वाले हो। और ये कहकर एल्डर क्यू अचानक ही वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल स्पीयर से वुचेन के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। और अपनी तरफ आते हुए स्पीयर को देखकर वुचेन भी अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस स्पिरिचुअल स्पीयर को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। और वुचेन वहाँ पे अपने डेथ मार्क की पावर की मदद से उस स्पीयर को तो रोकने में वहाँ पे कामयाब हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्पीयर के अटैक की फोर्स की वजह से वुचेन वहाँ से खिसकते हुए काफी पीछे आ जाता है, जो देखकर वुचेन वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ये एल्डर 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पे है और ऊपर से यहाँ पे फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज के गार्ड्स भी इसका साथ दे रहे हैं, जिनकी वजह से मैं अकेला यहाँ पे इन सभी का सामना नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए भी इनके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करूँ तो इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे नुकसान ही होगा। और अभी वुचेन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही एल्डर क्यू वहाँ पे अपने सोल्जर्स को वुचेन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। अपने एल्डर की ये बात सुनकर वो सभी सोल्जर्स भी अचानक ही वहाँ पे वुचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वुचेन भी वहाँ पे उन सोल्जर्स के साथ फाइट करते हुए न सिर्फ वहाँ पे उनके हमले को डोज कर रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वुचेन उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे हराता भी जा रहा था। पर वो सोल्जर्स वहाँ पे तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए वुचेन को उनके साथ फाइट करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, जो देखकर वुचेन वहाँ पे अपने मन में कहता है, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ पे इन सभी के बीच में फंस गया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और ये कहकर वुचेन अचानक वहाँ पे कुछ सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से पीछे की तरफ फेंक देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वुचेन वहाँ से भागने लगा था, जो देखकर एल्डर क्यू वहाँ पे एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल स्पीयर को समन करते हुए कहता है, ओ तो अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, पर अफसोस अब तुम जिंदा यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले। और ये कहकर एल्डर क्यू अपने स्पिरिचुअल स्पीयर की मदद से पीछे से ही वुचेन के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। जिनसे बचने के लिए मजबूरन वुचेन को भी वहाँ पे रोककर अपने द ग्रेट बुड्ढा आर्ट को वहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ता है। पर अपने द ग्रेट बुड्ढा आर्ट की मदद से भी वुचेन को उन स्पेस को रोकने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन आखिरकार वुचेन वहाँ पे उन स्पेस को रोकते हुए वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी के साथ वुचेन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि सोल मैन के साथ डील करना तो वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर क्यू भी सेम वुचेन की तरह ही सोचते हुए अपने मन में कह रहा था, ये लड़का जस्ट अभी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पे है, उसके बावजूद भी इसे रोकने में मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और ऊपर से इसका ये गोल्डन टावर तो और भी
ज्यादा अजीब है, जिसने यहाँ पे मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी इतनी आसानी से रोक लिया। ये लड़का मुझे कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा। ये आगे चलकर हमारे डीमन ड्रैगन पैलेस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कुछ भी करके मुझे इसे यहाँ पे खत्म करना ही होगा। और ये कहकर एल्डर क्यूब वहाँ पे मूचन को धमकी देते हुए कहते हैं, लड़के तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, इसलिए चुपचाप मेरे सामने सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कहकर एल्डर क्यूब वहाँ पे अपनी ब्लैक ड्रैगन स्पीयर टेक्निक का यूज करते हुए एक साथ वहाँ पे काफी सारे स्पेशल स्पेस को समन करता है, जो देखकर अब की बार मूचन भी थोड़ा गुस्से से एल्डर से कहता है, ओल्ड मैन अगर तुम्हें खेलने का इतना ज्यादा शौक है तो आ जाओ, मैं भी अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर मूचन भी अचानक ही वहाँ पे अपने असुर स्पिरिट बीस्ट वाली डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, पर तभी जिनी उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, मुझे नीचे लावा के अंदर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टायर के होने का एहसास हो रहा है और उसकी एनर्जी मुझे बिल्कुल फ्लेम इमोर्टल लोटस की तरह लग रही है। तुम बस यहाँ से नीचे लावा में जंप कर जाओ, मैं अपनी जिन्यू फ्लेम की मदद से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी ताकि ये लावा तुम्हें छू ना सके। और मूचन को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर एल्डर क्यू को ये अपनी बेइज्जती लगती है, क्योंकि कितने ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ फाइट करते हुए मूचन यहाँ पे कुछ और ही सोच रहा था। इसलिए एल्डर क्यू थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए वहाँ पे मूचन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ फाइट करते हुए कुछ और सोचने की, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो, पर कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देता हूँ। और ये कहकर एल्डर क्यू वहाँ पे अपनी ब्लैक ड्रैगन स्पीयर टेक्निक का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल स्पेस की मदद से वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए मूचन भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने द ग्रेट बुड्ढा आर्ट को एक्टिवेट करता है, पर अब की बार मूचन जानबूझकर उस अटैक को नहीं रोकता और एल्डर क्यू के उस अटैक के फोर्स की वजह से मूचन वहाँ से सीधा नीचे लावा में जा गिरा था। और ये सब असल में मूचन ने जानबूझ के किया था ताकि एल्डर क्यू और यंग मास्टर बाइडोंग को ऐसा लगे कि मूचन वहाँ पे मारा गया है और वो उसके पीछे ना आए। लेकिन जैसे ही मूचन वहाँ पे नीचे लावा में गिरता है तो यंग मास्टर बाइडोंग अपने एल्डर से कहता है कि उसे भागने मत दो, ये सब उसकी चाल है। पर एल्डर क्यू जो कि मूचन को नीचे लावा में गिरते हुए बहुत ही गुस्से से देख रहा था, वो अपने यंग मास्टर को शांत करवाते हुए कहता है, आपकी नजरों के सामने तो वो नीचे लावा में गिरा है और अब तक तो बेचारा वो मर भी चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मूचन को देखते हैं जो कि अपनी जिन्यू फ्लेम की मदद से उस लावा की गहराई में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। और ये सीन बिल्कुल बैटल थ्रू दी हेवन वाले सीन के साथ मैच कर रहा है, जब ज़ाओयन भी पहली बार अपनी हेवन वाली फ्लेम को लेने के लिए इसी तरह लावा के अंदर गया था। वहीं मूचन अपने पीछे देखते हुए कहता है कि शुक्र है उनसे पीछा छूटा, और वैसे भी उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ तक मेरे पीछे आ सके। वहीं जिन्यू मूचन को वहाँ पे अलर्ट करते हुए कहती है, इस लावा के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए तुम होशियार रहना, हो सकता है कहाँ से कोई मुसीबत सामने आ जाए। जिसपे मूचन भी सीधे सोते हुए हमें अपना सर हिलाता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाते हुए और भी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा था, जबकि लावा के बाहर खड़े हुए यंग मास्टर बाइडोंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मूचन इतनी आसानी से मारा गया है। इसलिए यंग मास्टर बाइडोंग वहाँ पे अपने एक और एल्डर को इशारा करते हुए कहता है कि तुम नीचे लावा के अंदर जाकर मूचन के बारे में पता लगाओ कि वो मर गया है या अभी भी जिंदा है। अगर उसकी राख भी तुम्हें मिले तो उसे भी मेरे पास ले आना, मैं उसे अपने पैरों के नीचे मसलना चाहता हूँ। लेकिन एल्डर क्यू वहाँ पे यंग मास्टर बाइडोंग के पास आकर उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल का कोई कल्टीवेटर भी नीचे लावा में गिर जाए तो उसका भी उस लेवल से बच पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि असल में ये लावा जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है असल में ये उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है। इस लावा के अंदर फायर के साथ साथ पॉइजन भी मौजूद है, जैसे मेरे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के कल्टीवेटर की बॉडी भी रिसिस्ट नहीं कर सकती। तो वो लड़का तो जस्ट अभी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पे था, उसको इस लावा से बच पाना तो इम्पॉसिबल है। अब तक तो उसकी पूरी बॉडी इस लावा में मेल्ट हो चुकी होगी। आपने उस एल्डर की ये बात सुनकर यंग मास्टर बाइडोंग गुस्से से कहता है, वो जिंदा है या मर गया है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मर भी गया है तो उसकी लाश मेरे पास ले आओ। जिस पे एल्डर क्यू कोर्ट रूम में यंग मास्टर बाइडोंग से कहता है, अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सुप्रीम लॉर्ड के छोड़े हुए सुप्रीम टायर को ढूंढना। आप जानते हैं कि अगर वो टायर हमारे हाथ ना लगा तो एम्परर आपके साथ साथ हमारा क्या हाल करेंगे। पर अगर यहाँ पे इसी तरह से आप अपना टाइम जाया करते रहे तो मजबूरन मुझे एम्परर को इस सब के बारे में बताना ही होगा। एल्डर क्यू की ये बात सुनकर यंग मास्टर बाइडोंग भी अचानक वहाँ पे शांत हो जाता है, पर उसका गुस्सा अभी भी वहाँ पे शांत नहीं हो रहा था। इसलिए अचानक वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए नीचे लावा में हमला कर देता है और खुद पे काबू पाते हुए मूचन को याद करके कहता है, लड़के तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो तुम मेरे हाथ नहीं लगे, अगर तुम मेरे हाथ लग जाते तो मैं तुम्हें ऐसी मौत देता कि खुद मौत भी डर जाती। खैर उसके बाद यंग मास्टर बाइडोंग वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने दो सोल्जर्स को वहीं पे रोकते हुए कहता है, तुम दोनों यहीं पे रुको और अगर तुम्हें यहाँ पे उस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। जिसपे वो दोनों सोल्जर्स भी वहाँ पे यंग मास्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके यंग मास्टर। खैर उसके बाद यंग मास्टर अपने लोगों के साथ बहुत ही तेजी से वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जो देखकर एल्डर क्यू वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, किस बेवकूफ के साथ पाला पड़ गया है जैसे यहाँ पे घड़ी घड़ी समझाना पड़ता है। और ये कहकर एल्डर क्यू भी वहाँ पे यंग मास्टर बाइडोंग के पीछे चले गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, मूचन को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस लावा में नीचे की तरफ बढ़ रहा था। पर जैसे जैसे मूचन वहाँ से नीचे जा रहा था तो उस लावा का टेम्परेचर भी वहाँ पे और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जो देखकर मूचन कहता है कि शुक्र है मेरे पास जिन्यू फ्लेम थी, वरना अब तक तो यहाँ पे मेरी पूरी बॉडी ही मेल्ट हो चुकी होती। और अभी मूचन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी जिन्यू उसे वहाँ पे 200 मीटर और नीचे जाकर वहाँ से राइट साइड पे जाने के लिए कहती है। जिन्यू की ये बात सुनकर मूचन भी वहाँ पे नीचे जाते हुए राइट साइड की तरफ चला जाता है और जैसे ही मूचन वहाँ पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे एक फ्लेम स्पिरिचुअल लोटस दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक फ्लेम इमोर्टल लोटस भी रखा हुआ था, जो कि लगातार वहाँ पे उस लावा की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा था। जैसे देखकर मूचन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो फ्लेम इमोर्टल लोटस है। और ये कहकर मूचन
मूचन अचानक ही वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उस फ्लेम इमोर्टल लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिन्यू उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं कि रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो। जिसपे मूचन भी वहाँ पे जिन्यू से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिसपे जिन्यू मूचन को जवाब देते हुए कहते हैं कि खुद देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा शांति है, क्या तुम्हें खुद यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, इसलिए आगे बढ़ते हुए केयरफुल रहना, क्या पता यहाँ पे इस फ्लेम इमोर्टल लोटस का कोई गार्डियन मौजूद हो। जिन्यू की ये बात मूचन को भी सही लगती है, इसलिए वो भी वहाँ पे इधर उधर देखते हुए काफी सावधानी से आगे बढ़ने लगता है, पर मूचन को तो वहाँ पे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। इसलिए मूचन वहाँ से आगे बढ़ते हुए उस फ्लेम इमोर्टल लोटस के काफी करीब आ चुका था, पर मूचन जानता था कि इस फ्लेम इमोर्टल लोटस को हासिल करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। इसलिए मूचन वहीं पे खड़े होकर अपने स्पेशल पावर का यूज करते हुए उस फ्लेम इमोर्टल लोटस को लेने की कोशिश करता है, पर मूचन वहाँ पे उस फ्लेम इमोर्टल लोटस को ले पाता उससे पहले ही मूचन के ऊपर एक फायर स्पेशल बॉल से हमला होता है, जिसे मूचन ने टाइम रहते ही वहाँ पे किसी तरह से डॉज कर लिया था। और तभी वहाँ पे एक फ्लेम डिवोरिंग पाइथन की एंट्री होती है, पर ये फ्लेम डिवोरिंग पाइथन कोई नॉर्मल पाइथन नहीं था, बल्कि ये सभी फ्लेम डिवोरिंग पाइथन्स का किंग था। जिसे वहाँ देखकर तो मूचन को भी एक झटका लगता है और वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ आ रही है कि इस जगह पे इतनी ज्यादा शांति क्यों थी, क्योंकि इस फ्लेम इमोर्टल लोटस की रक्षा एक इतना ज्यादा पावरफुल स्पेशल बेस जो कर रहा है। फ्लेम डिवोरिंग पाइथन किंग एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर से भी कई ज्यादा पावरफुल होता है, और ऊपर से लावा के अंदर इनके पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जहाँ पे ये फ्लेम डिवोरिंग पाइथन बहुत ही आराम से अपना शिकार कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ पे इस फ्लेम डिवोरिंग पाइथन किंग के साथ फाइट करने की कोशिश करता हूँ तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत होगी, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। और ये सोचकर मूचन अचानक वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागने की कोशिश करता है, पर अब वो फ्लेम डिवोरिंग पाइथन किंग मूचन को वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था, इसलिए वो भी वहाँ पे मूचन को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ता है, जो देखकर मूचन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये उस फ्लेम इमोर्टल लोटस को छोड़कर मेरे पीछे क्यों आ रहा है, जबकि इसे तो वहीं पे रुककर अपने स्टायर की रक्षा करनी चाहिए थी। और अभी मूचन वहाँ पे यही सब सोचते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो पाइथन किंग वहाँ पे एक साथ काफी सारी फायर स्पेशल बॉल्स को क्रिएट करते हुए पीछे से ही उनकी मदद से वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला कर देता है, जिनसे बचने के लिए मूचन ने वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था। लेकिन वो स्पेशल फायर बॉल्स थी वहाँ पे मूचन का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मजबूरन मूचन को उन स्पेशल फायर बॉल्स को रोकने के लिए अपने द ग्रेट बुड्ढा आर्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है। और अपने द ग्रेट बुड्ढा आर्ट की मदद से मूचन ने वहाँ पे उन स्पेशल फायर बॉल्स को तो रोक लिया था, पर उसी के साथ साथ मूचन खुद भी वहाँ पे रुक गया था, जिसका फायदा उठाकर वो पाइथन किंग खुद वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मूचन वहाँ पे एक बार फिर से उस पाइथन किंग को चकमा देते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अब की बार वो पाइथन किंग मूचन को वहाँ से भागने नहीं देता और वो बहुत ही तेजी से मूव करते हुए वहाँ पे मूचन के सामने आ गया था, जो देखकर मूचन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे लगता है ये पाइथन किंग मुझे यहाँ से ऐसे ही नहीं निकलने देने वाला, मुझे इसके साथ यहाँ पे फाइट बैक करनी ही होगी। और ये सोचकर जैसे ही मूचन उस पाइथन किंग के साथ फाइट करने के लिए अपना ऑरा रिलीज करता है तो उससे पहले जिन्यू अचानक वहाँ पे मूचन की बॉडी से बाहर आ जाती है, जो कि वहाँ पे अपनी रियल जिन्यू बर्ड वाली फॉर्म में थी। और जैसे ही जिन्यू बर्ड वहाँ पे मूचन की बॉडी से बाहर आती है तो उसे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि बेचारा वो पाइथन किंग भी वहाँ से खिसकते हुए पीछे चला गया था। और जिन्यू को वहाँ पे इस तरह से अचानक अपनी बॉडी से बाहर आते हुए देखकर मूचन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, जबकि जिन्यू बर्ड की नजर तो वहाँ पे अपने शिकार उस पाइथन किंग के ऊपर थी। और पाइथन किंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि उसके सामने जो स्पिरिट बीस्ट मौजूद है वो कोई आम स्पिरिट बीस्ट नहीं है, इसलिए पाइथन किंग डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जिन्यू बर्ड अपने शिकार को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे, इसलिए जिन्यू अचानक वहाँ पे पीछे से ही पाइथन किंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे रोक देती है। और उसके बाद जिन्यू वहाँ पे अपने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए उस पाइथन किंग की एनर्जी को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगे थे, जिससे वो पाइथन किंग बचने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन उस बेचारे की कोई भी कोशिश वहाँ पे किसी काम नहीं आ रही थी। और देखते देखते जिन्यू बर्ड वहाँ पे पूरी तरह से उस पाइथन किंग की पावर को ऑब्जर्व कर लेती है, जो देखकर मूचन वहाँ पे खुश होते हुए जिन्यू से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो और तुम दोबारा अपने रियल फॉर्म में भी आ सकते हो। जिस पे जिन्यू वहाँ पे उस जगह का एक चक्कर काटते हुए मूचन से कहते हैं कि तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे ये जगह अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए बिल्कुल सही लगी। और ऊपर से मुझे शिकार किए हुए भी बहुत दिन गुजर चुके थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक लिटिल स्नेक का शिकार ही कर लिया जाए। और ये कहकर जिन्यू दोबारा वहाँ पे एनर्जी का रूप लेते हुए मूचन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जो देखकर मूचन वहाँ पे उस पाइथन किंग से मूचन की जान बचाने के लिए जिन्यू का शुक्रिया अदा करता है। जिसपे जिन्यू उससे कहते हैं कि अब हमारे बीच ब्लड कनेक्शन बन चुका है, तो अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मारी जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें उस लिटिल बीस्ट के हाथों से इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकती थी। और ये कहकर जिन्यू वहाँ पे एक व्हाइट ड्रैगन टोकन को बाहर निकालते हुए मूचन को बताती है कि उस पाइथन किंग की बॉडी से मुझे ये टोकन मिला है, जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे तुम रख लो। और जैसे ही मूचन वहाँ पे उस टोकन को देखता है तो वो चौंकते हुए कहता है, ये तो व्हाइट ड्रैगन टोकन है, क्या ये वही सुप्रीम प्लेयर है जिसे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड अपने पीछे छोड़ गए थे, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है और ये मेरे किस काम आ सकता है। जिसपे जिन्यू उससे कहते हैं कि अभी ये सब छोड़ो और उस फ्लेम इमोर्टल लोटस के ऊपर ध्यान दो। जिन्यू की ये बात मूचन को भी सही लगती है, इसलिए वो वहाँ पे उस व्हाइट ड्रैगन टोकन को अपने पास रखते हुए सीधे वहाँ से उस फ्लेम इमोर्टल लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो कि अभी भी वहाँ पे उसी तरह से उस लावा की पावर को ऑब्जर्व कर रहा था, जो देखकर जिन्यू मूचन से कहती है कि वो फ्लेम इमोर्टल लोटस मुझे दे दो, जबकि उस लोटस की सीड तुम खुद रख सकते हो, और जल्दी करो, इस तरह से खड़े मत रहो, क्योंकि अभी भी यहाँ पे उस पाइथन किंग का ओरा मौजूद है, जिसके चलते यहाँ पे कोई और स्पिरिट बीस्ट आने की कोशिश नहीं करेगा, पर उस ओरा के खत्म होने से पहले तुम्हें इस फ्लेम इमोर्टल लोटस की सीड्स को
रिफाइन करना होगा। जीने की ये बात सुनकर मूचेन भी यहाँ में अपना सर हिलाता है और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस फ्लेम इमोर्टल लोटस के सीड को वहाँ पे अपने पास बुला लिया था, जबकि उस फ्लेम इमोर्टल लोटस को जीने वहाँ पे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेती है, जो देखकर मूचेन भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहीं पे बैठकर उस फ्लेम इमोर्टल लोटस के सीड्स को रिफाइन करने लगा था। और क्योंकि मूचेन के पास ऑलरेडी जीनियो फ्लेम मौजूद थे, तो इसलिए उसकी जीनियो फ्लेम उस फ्लेम इमोर्टल लोटस सीड के अंदर मौजूद सारे पॉइजन को खत्म करती जा रही थी, जिसकी वजह से मूचेन को भी उस फ्लेम इमोर्टल लोटस सीड को रिफाइन करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। और देखते ही देखते मूचेन वहाँ पे अपनी जीनियो फ्लेम की मदद से उस फ्लेम इमोर्टल लोटस सीड को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है और अब बारी थी उसे ऑब्जर्व करते हुए ब्रेक थ्रू करने की, जो देखकर मूचेन भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस फ्लेम इमोर्टल लोटस सीड की पावर को ऑब्जर्व करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, रमेश लावा के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग मास्टर बाई डॉग के वो दोनों सोल्जर्स अभी भी वहीं पे खड़े हुए थे। और तभी उनमें से एक सोल्जर अपने साथी से कहता है, वो लड़का जस्ट अभी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पे था, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर यंग मास्टर बाई डॉग उसे लेकर इतने ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे थे। जिसमें सोल्जर का दूसरा साथी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ऊपर से लावा में गिरने के बाद कोई फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल का कल्टीवेटर कैसे बच सकता है। यंग मास्टर उसे लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। और अभी वो दोनों सोल्जर्स इसी तरह से वहाँ पे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मूचेन वहाँ पे उनके पीछे आते हुए कहता है, ओ तो तुम्हारे यंग मास्टर ने तुम दोनों को यहाँ पे मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है। मूचेन की ये बात सुनकर वो दोनों सोल्जर जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन दोनों को वहाँ पे अपनी लाइफ का अब तक की सबसे बड़ा झटका लगता है। और वो दोनों हैरानगी के मारे वहाँ पे अकलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर ये उस लावा से बचते हुए जिंदा बाहर वापस कैसे आ गया। हमें जल्द से जल्द यंग मास्टर को इस बारे में जाकर बताना होगा। और ये कहकर वो दोनों ही सोल्जर्स वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, जो देखकर मूचेन स्माइल करते हुए उन दोनों सोल्जर से कहता है, जब तुम्हारे यंग मास्टर ने तुम दोनों को यहाँ पे मेरे लिए रुकने के लिए कहा है, तो तुम दोनों अपने यंग मास्टर के खिलाफ जाते हुए यहाँ से कैसे भाग सकते हो। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को अपने यंग मास्टर के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर मूचेन अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन दोनों के सामने आ जाता है, जो देखकर तो उन दोनों सोल्जर्स को वहाँ पे और भी बड़ा झटका लगता है। वो दोनों हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। पर तभी उसका साथी मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे मूचेन ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोकते हुए उससे 5 बार के वहाँ पे नीचे लावा में फेंक दिया था। और जब बेचारा वो दूसरा सोल्जर अपने साथी की ऐसी हालत देखता है तो उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम मूचेन को देखते हैं, जिसकी बॉडी से अचानक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। और देखते ही देखते मूचेन वहाँ पे फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर जाता है, जो देखकर वो सोल्जर वहाँ पे डरते हुए कहता है कि आखिर इसने इतनी जल्दी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के मिडिल स्टेज में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हुए इस सब के बारे में जाकर अपने यंग मास्टर को बताना होगा। और ये कहकर वो सोल्जर दोबारा वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए भागने की कोशिश करता है, पर मूचेन ने वहाँ पे उसके साथी के स्पीयर से ही उसके ऊपर पीछे से हमला करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और अपने इस अटैक में मूचेन ने अपनी जीनियो फ्लेम को भी डाला था, जो देखकर मूचेन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ मेरी जीनियो फ्लेम भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, और अब क्योंकि मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है तो अब बारी है यहाँ से बाहर निकलने की। और ये कहकर मूचेन वहाँ से बाहर निकलने के लिए काफी तेजी से एक तरफ बढ़ गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उस पोर्टल के अंदर की एक और जगह का सीन दिखाया जाता है। इस जगह का नाम स्टोन हॉल था, जहाँ पे चारों तरफ काफी सारी स्टोन की मूर्तियां बनी हुई थी। और हम वहाँ पे एक मूर्ति के सामने सीनियर रैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उस मूर्ति के हाथ में पकड़े हुए ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग्स को बहुत ही गौर से देख रहे थे। असल में स्टोन हॉल का यही सुप्रीम टायर था, जिसे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड अपने पीछे छोड़ गए थे। वहीं सीनियर रैन उन स्पिरिचुअल ड्रैगन रिंग्स को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके भी यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका था। और तभी सीनियर रैन वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए दोनों ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग्स को ले लेती है, जिसके अंदर डुअल आइस एंड फायर ड्रैगन की पावर्स थी। और अभी सीनियर रैन वहाँ पे उन स्पिरिचुअल ड्रैगन रिंग्स को देख ही रही थी कि तभी अचानक सीनियर रैन को वहाँ पे अपने आसपास कोई खतरा महसूस होता है, इसलिए वो वहाँ पे अपने उन ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग्स को अपने पास रखते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पर अभी सीनियर रैन वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पे उसके ऊपर हमला होता है, जिसकी वजह से सीनियर रैन को दोबारा वहाँ पे नीचे आना पड़ा था। और तभी देखते ही देखते व्हाइट ड्रैगन सिटी के क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स सीनियर रैन को वहाँ पे चारों तरफ से घेरने लगते हैं। और तभी उस क्लैन के दोनों यंग मास्टर्स भी, जिनका नाम चेन और वेंग था, वो दोनों भी वहाँ पे सीनियर रैन के सामने आते हुए उसका रास्ता रोक लेते हैं, जो देखकर सीनियर रैन गुस्से से चलाते हुए उन दोनों से पूछती है, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो। जिसपे जेंग वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसते हुए सीनियर रैन से कहता है, लड़की तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यहाँ पे परेशान करूँ, इसलिए चुपचाप वो ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग्स हमारे हवाले कर दो। जिसपे सीनियर रैन थोड़ा गुस्से से चेंग से कहती है कि सपने देखना बंद करो, वो टायर मेरा है क्योंकि मैंने उसे अपनी मेहनत से ढूंढा है। सीनियर रैन की ये बात सुनकर चेंग अचानक वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली, बाकी लड़की की तरह तुम्हारे साथ भी जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। और ये कहकर चेंग वहाँ पे अपने लोगों को सीनियर रैन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर उन दोनों के सोल्जर्स भी वहाँ पे चारों तरफ से सीनियर रैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर भी सीनियर रैन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती। और वो अचानक वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन रिंग्स को बाहर निकालते हुए उनकी मदद से उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी सोल्जर्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगे थे। इवन वहाँ पे उनमें से कोई भी सोल्जर मिस रैन के पास भी नहीं आ पा रहा था। और देखते ही देखते मिस रैन ने वहाँ पे चैंग के सभी सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उन सभी को हरा दिया था, जो देखकर चैंग वहाँ पे मिस रैन की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर अब मैं देखता हूँ तुम मेरा भी सामना कर सकती हो या नहीं। और ये कहकर चैंग अचानक आगे बढ़ते हुए मिस रैन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है,
जैसे मिसरन अपनी स्पेशल ड्रैगन रिंग्स का यूज करते हुए वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगे थे और वो ऐसा करने में कामयाब हो भी गए थे, लेकिन चेंग के अटैक के फोर्स की वजह से मिसरन वहाँ से खिसकते हुए काफी पीछे आ गए थे। जैसे हमें पता चलता है कि चेंग पावर लेवल के मुकाबले में मिसरन से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जो देखकर मिसरन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं एक साथ अकेले इन सभी का सामना नहीं कर सकती। अगर मैं अपनी ड्रैगन स्पेशल रिंग्स के साथ भी इनके साथ फाइट करूँ तो मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। वहीं दूसरी तरफ चेंग उन स्पेशल ड्रैगन रिंग्स को देखकर खुश होते हुए कहता है, कितना कमाल का टायर है, इसे तो मेरे हाथों में होना चाहिए था। और ये कहकर चेंग अपने ब्रदर वेंग से कहता है, ब्रदर अगर ये टायर हमारे हाथ में लग जाता है तो हमें व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के सुप्रीम टायर तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसका मतलब था कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का वो सुप्रीम टायर अभी भी यहाँ से काफी दूर था, जहाँ पे हर एक कल्टीवेटर को अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हुए वहाँ से आगे बढ़ना था। वहीं अपने भाई चेंग की ये बात सुनकर वेंग भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो चलो मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस लड़की के साथ टाइम बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, हमें जितना ज्यादा जल्दी हो सके यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और ये कहकर वो दोनों भाई अचानक ही वहाँ पे मिसरन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर मिसरन भी वहाँ पे अपनी स्पेशल ड्रैगन रिंग्स का यूज करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो दोनों भाई काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए मिसरन को वहाँ पे उनका सामना करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और तभी अचानक ही चेंग वहाँ पे अपनी सोट से मिसरन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मिसरन के हाथ से एक स्पेशल ड्रैगन रिंग भी छूट गई थी, जो देखकर मिसरन भी जल्दी से अपनी ड्रैगन स्पेशल रिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। पर चेंग ने दोबारा वहाँ पे मिसरन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे रोक दिया था और इस तरह वेंग वहाँ पे उस 5 स्पेशल ड्रैगन रिंग को पकड़ते हुए अचानक ही वहाँ पे मिसरन के ऊपर हमला कर देता है। जैसे मिसरन भी वहाँ पे अपनी स्पेशल ड्रैगन रिंग का यूज करते हुए रोकने की कोशिश करने लगे थे, पर अब तो वहाँ पे मिसरन के हाथों से एक और स्पेशल ड्रैगन रिंग जा चुके थे, इसलिए मिसरन अब वहाँ पे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। और तभी अचानक ही वेंग वहाँ पे अपनी अटैक पावर को बढ़ाते हुए मिसरन को वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है, जो देखकर मिसरन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन दोनों भाइयों से कहती है, चुपचाप मेरी वो ड्रैगन स्पेशल रिंग मेरे हवाले कर दो। जिसपे वो दोनों भाई वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए मिसरन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं, अगर ना दी तो फिर तुम क्या कर लोगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, मूचन को देखते हैं जो कि वहाँ से आगे बढ़ते हुए उसी स्टोन हॉल में आ गया था, जहाँ अभी मूचन उस जगह को काफी गौर से देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसे वहाँ पे कुछ लोगों की फाइट करने की आवाज सुनाई देती है। पर मूचन फालतू के पड्डे में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। पर जैसे मूचन वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे सिनेरेन की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उन दोनों भाइयों के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। सिनेरेन की आवाज सुनकर मूचन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि ये तो सिनेरेन की आवाज लग रही है, इसलिए मूचन भी जल्दी से उसी तरफ आगे बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ हम मिसरन को देखते हैं, जिसकी हालत अब उन दोनों भाइयों के साथ फाइट करते हुए और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर वो दोनों भाई वहाँ पे मिसरन को धमकी देते हुए कहते हैं, लड़की इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, चुपचाप उस पे रिंग हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन मिसरन अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने यहाँ पे वो स्पेशल रिंग इनके हवाले कर भी दी तो ये लोग इतनी आसानी से उसे यहाँ से नहीं जाने देने वाले, इसलिए मिसरन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे साथ फाइट करते हुए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं ये स्पेशल ड्रैगन रिंग तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, और अगर मैं यहाँ पे मरती हूँ तो मैं तुम लोगों को भी यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली, मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेके मरूंगी। मिसरन की ये बात सुनकर वेन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम हम लोगों को अपने साथ लेकर कैसे मरती हो। और ये कहकर वेन दोबारा अपने सोल्जर्स को वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे भेजता है, जो देखकर अब की बार मिसरन भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी स्पेशल ड्रैगन रिंग की मदद से और दोनों भाइयों के सोल्जर्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगी थी। पर इस मौके का फायदा उठाकर वेंग अचानक ही वहाँ पे अपने वाली स्पेशल ड्रैगन रिंग का यूज करते हुए मिसरन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ फेंक देता है। जबकि इसी बीच चेंग भी अपनी सोर्ड लेकर मिसरन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर चेंग वहाँ पे मिसरन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे मिसरन के चारों तरफ द ग्रेट बुड्ढा आर्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिसने वहाँ पे चेंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। जो देखकर चेंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे शिकार के बीच में आने की, जिसपे मूचन वहाँ पे सामने आते हुए उन लोगों से कहता है, तुम्हारे जैसे हिजड़ों के ग्रुप को शर्म नहीं आ रही एक अकेली लड़की के ऊपर इस तरह से अटैक करते हुए। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम सभी लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखा दूंगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों ये लॉन्ग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।